हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। ये लेक्चर में अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एंड मेनली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स है मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपना यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है फेस द टेस्ट लाइफ साइंस। ओके, तो ये ऐसा का ऐसा youtube.com पे या फिर यूट्यूब ऐप पे सर्च कर लेना, आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस मैंने अपलोड करके रख दिए हैं, जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से बुक्स कौन से सब्जेक्ट के लिए रेफर करने हैं, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, ये सब उसके ऊपर अवेलेबल होगा। बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अभी टेक्निक्स के आएंगे और लाइव सेशंस भी अपन उसके ऊपर कंडक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो उस पर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले जो लाइव सेशंस है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ठीक है, और उसके सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। ठीक है, अपने दो टेलीग्राम ग्रुप्स है, एक है क्विज वाला, तो ऐसा का ऐसा ग्रुप आईडी सर्च कर लेना है अपने टेलीग्राम ऐप के ऊपर, तो आपके सामने अपना क्विज वाला टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर मोर देन 3000 प्लस प्रीमियम क्वालिटी के क्विज क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। आप आज ही जाके सॉल्व कर सकते हो। स्टडी मटेरियल में उसके ऊपर डालते रहता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग हाउ टू क्रैक लाइफ साइंस एग्जाम एंड ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट अपकमिंग एग्जाम्स विल बी अवेलेबल ऑन इट। अपना डाउट डिस्कशन का भी टेलीग्राम ग्रुप है, ये ऐसा का ऐसा सर्च कर लेना है आपको टेलीग्राम ऐप के ऊपर, तो आपके सामने अपना डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट्स डिस्कस करते हैं और इससे उनको बहुत फायदा होता है। ये उनको तब पता चलता है जब वो बहुत एक्यूरेसी के साथ सीएस एंड नेट या फिर कोई और लाइफ साइंस एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूँ बार बार कि मेमोराइज करने से चीजें नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स आपको अभी करना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जाम में कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं कि हम मेमोराइज करके थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके हम चले जाएंगे, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो वापस तो नहीं आने वाले। तो अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो बार बार और अगली बार कुछ और नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की अभी प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा गलतियां होती है उतना अच्छा है ताकि आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टेलीग्राम ग्रुप्स और अपना यूट्यूब चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू एंड इट इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, गैमेटोजेनेसिस इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर उनके जो ऑर्गन्स है और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में नहीं करते हैं, वो अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज ओनली मेनली द डेवलपमेंटल पार्ट, तो आपको वो इसके अंदर नहीं पढ़ना है। अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी को ऑप्शन पे रख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने की। ठीक है, सिर्फ आप गैमेटोजेनेसिस और उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो नाम में ये सब है, गैमेटो मतलब गैमेट्स का कुछ लेना देना होगा इसमें, और जेनेसिस में फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। 8-9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरीज। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस इज इंडीड डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस इज नथिंग बट, वापस ये देखो, स्पर्म आ गया और जेनेसिस आ गया। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? स्पर्म का। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का अल्टरनेटिव नाम है स्पर्मेटोजोआ, इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कब चालू होता है? जैसे ही इंडिविजुअल प्यूबर्टी रीच करता है। ठीक है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड इट विल कंटिन्यू टू टिल द डेथ। ठीक है, 65 to 75 डेज लगते हैं ये प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। दिस इज इंक्लूडिंग मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म।
ठीक है। लोकेशन कहाँ पे ये होगा, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे चलेगा? दिस प्रोसेस विल अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। कहाँ पे होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हम जर्मिनल सेल्स बोलेंगे इन टेस्टिस, आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी जर्मिनल सेल्स और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत कहां से होगी? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, या फिर उसको अपन प्राइमरी जर्मिनल सेल्स भी बोलते हैं। किसके अंदर हो गए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होगा, और सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम को ही अपन क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी जर्मिनल सेल्स या फिर प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जहां से स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होगी। ठीक है। और अल्टीमेटली क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। नेक्स्ट, स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेज मल्टीप्लीकेशन फेज होता है, सेकेंड स्टेज होता है ग्रोथ फेज, थर्ड फेज होता है मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन प्रोसेसेस। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स विल फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, मतलब सॉरी, तो स्पर्मेटोगोनिया जो है उससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा इन दिस स्टेप। और ये इसमें ये जो मेजर जो स्टेज है, यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। कैसे, वो अपन अभी समझेंगे। ठीक है। पहले अपन डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से शुरुआत की थी हमने, जिसको प्राइमरी जर्मिनल सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करेंगे? दे विल अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। तो ये डिप्लॉइड हो गए। ठीक है। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉइड। ठीक है। फिर होगा ग्रोथ फेज। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल है जो कि डिप्लॉइड है, ये क्या करेगा? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। तो एक के दो हो जाएंगे फर्स्ट माइटोसिस के बाद। ठीक है। माइटोसिस के बाद ये डिप्लॉइड ही रहेगा। फिर सेकेंड माइटोसिस में इसके दो बनेंगे। ठीक है। सेकेंड माइटोसिस के बाद इसके दो बनेंगे। ओके। तो ये क्या है? ये है स्पर्मेटोगोनिया। तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगी जो कि है डिप्लॉइड। ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे ही मियोसिस हो जाए उसके बाद हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा। ये पॉइंट अगर आपने ध्यान में रखा तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ही मियोसिस हो जाए उसके बाद उसके आने वाले जो सेल्स हो गए सारे के सारे डिसेंडेंट्स, वो हो गए हैप्लॉइड। ठीक है। तो ग्रोथ फेज में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया तो बन गए। इसमें से मान लो एक स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? प्लूरल। ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखना। सो ईच और वन ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम विल ग्रो इन साइज बाय एक्यूमुलेटिंग फूड। तो अगर ये ग्रो कर जाए एक स्पर्मेटोगोनियम, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। इजी है। ये भी होगा डिप्लॉइड, क्योंकि अभी तक मियोसिस तो चली ही नहीं, इसने तो सिर्फ ग्रोथ दिखाया साइज के अंदर। और ये कहां पे दिखेगा अपन को? ग्रोथ फेज में। कैसे ग्रो किया? बाय एक्यूमुलेटिंग फूड। ठीक है। तो फूड को कैसे एक्यूमुलेट किया, इतना डेप्थ में नहीं जाना अपन को। ठीक है। तो ईच ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम विल ग्रो इन साइज बाय एक्यूमुलेटिंग फूड। ग्रोथ होने के बाद वो बन जाएगा अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और वो होगा डिप्लॉइड। ठीक है। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया।
ये क्या करेगा, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दिखाएगा। अभी जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मियोसिस के बाद हैप्लॉइड बनेगा, जो सेल बनेगा वो। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर मियोसिस दिखाता है, और आपको पता है कि ये अगर डिप्लॉइड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसने मियोसिस दिखाया, मियोसिस से 2 सेल बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए, क्योंकि मियोसिस डिवीजन हो गई ना, ठीक है। ये मियोसिस इसका हुआ है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और फिर मियोसिस 2 के बाद जाहिर सी बात है इनके 2 बनेंगे और इनके 2 बनेंगे, सही है, ओके। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दिखाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और क्या बनाया था, ये 2 क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। वो कैसे है, इक्वल साइज, तो यहाँ पे इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बड़ा है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट छोटा है, ये नहीं होगा इसमें। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है, मियोसिस मियोसिस 2 यहाँ पे होगा, मियोसिस सेकेंड, ठीक है। और मियोसिस सेकेंड के बाद अपन को पता है कि एक सेल से वापस 2 सेल बनेगी, ओके। Each secondary spermatocyte undergoes second meiotic division to form ultimately 4 haploid spermatids. तो ये 4 क्या है, ये है spermatids। तो एक बात ध्यान में रखना, spermatids और sperm दोनों अलग अलग है। Spermatids are नॉन फंक्शनल एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी। स्पर्मियोजेनेसिस होगा एक बड़ा पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटेलियोसिस। लॉन्गेस्ट फेज है भैया ये। इन दिस फेज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और मेटामॉर्फोसिस टू बिकम स्पर्म विल अकर। स्पर्मेटिड नॉन फंक्शनल है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट है, तो उसको हमको फंक्शनल करना पड़ेगा या फिर उसको मोटाइल करना पड़ेगा, तभी तो वो जाके फ्यूज कर सकता है ओवम में। बाय एंटरिंग इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब इट कैन फर्टिलाइज विद द ओवम विच इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, जो कि हम आगे देखने वाले। तो मोटिलिटी के लिए उसको हमको फंक्शनल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में वो फंक्शनल होगा। So there will be differentiation of spermatids to sperm will occur, or we can say that maturation of sperm will occur, ठीक है। Spermatid is non-motile and thus it has to become functional, for which it has to undergo spermiogenesis. After spermiogenesis, motile and functional sperms और spermatozoa will be produced. तो sperms और spermatozoa एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। स्पर्मेटिड अलग है, स्पर्म या फिर मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ ये एक चीज है, ठीक है। तो अभी इसको हम समझते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे। अभी हम देख सकते हैं कि जो स्पर्मेटिड बना था, ये देखो कैसा स्ट्रक्चर इसका, सर्कुलर या स्पेरिकल है। लास्ट वाला जो अल्टीमेटली स्पर्म बनता है, जो कि मोटाइल होता है और फंक्शनल होता है, ये कैसा है, मोटाइल एंड फंक्शनल। अपना जो स्पर्मेटिड है वो कैसा है, नॉन मोटाइल, क्योंकि यहाँ पे फ्लैजेला दिख ही नहीं रहा आपको, नॉन मोटाइल एंड नॉन फंक्शनल। क्योंकि नॉन फंक्शनल क्यों, क्योंकि उसके पास एबिलिटी ही नहीं है कि वो जाके फर्टिलाइज कर सके ओवम के साथ। क्यों, क्योंकि एक्रोजोम है ही नहीं इसके अंदर, अभी तक तो वो डेवलप हो रहा है। और एक्रोजोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है या फिर स्पर्म लाइसिन होता है, जो ओवम के साथ अगर बाइंड कर जाए तो फिर
ओवम के साथ वो फर्टिलाइज कर सकता है और इट कैन पेनिट्रेट इनसाइड द ओवम। लेकिन इसके बाद तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अभी तक एक्रोसोम है ही नहीं इसके पास, तो ये नॉन फंक्शनल है और नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल क्यों? क्योंकि फ्लैजेलम भी इसके अंदर एब्सेंट है। तो ये आप देख सकते हो कि स्पर्मेटिड के अंदर अभी तो एक्रोसोम कैप डेवलप हो रही है, इसके अंदर रैंडमली डिस्पर्स माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड, मतलब 23 क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे, ठीक है। और हैप्लॉइड मतलब इसका न्यूक्लियस जो है वो एक तो 22+X हो सकता है या फिर 22+Y हो सकता है, ठीक है, ये स्पर्म के अंदर। तो वेदर फीमेल विल बी प्रोड्यूस और डॉटर विल बी फॉर्म्ड और सन विल बी फॉर्म्ड विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजिंग द एग। एग तो हमेशा 22+X ही रहेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि सन बनेगा या डॉटर। अगर ये वाला गैमेट स्पर्म वाला इसके साथ फर्टिलाइज कर जाए तो क्या बनेगा? 44+XX, ये क्या है? डॉटर, ठीक है। अगर ये वाला स्पर्म दैट इज 22+Y अगर उसके अंदर डीएनए कंटेंट है और ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज कर जाए तो क्या बनेगा? 44+XY, क्या हो गया? ये डिप्लॉइड सन। ये क्या है? डिप्लॉइड। ये क्या है? डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं मेल के केस में, और सिर्फ एक टाइप का गैमेट बनता है फीमेल के केस में, समझा? इसलिए अपन फीमेल को होमोगैमेटिक भी बोलते हैं और मेल को हेटेरोगैमेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेल दो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनाता है, फीमेल सिर्फ एक टाइप का गैमेट बनाती है, ओके। तो हमने देख लिया कि स्पर्मेटिड के अंदर गोल्जी एपैरेटस भी होगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है और डेवलपिंग एक्रोसोम कैप भी अपन देख सकते हैं, और न्यूक्लियस भी है, दैट इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैविंग हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट, ठीक है। फिर आप देख सकते हो जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे आप एक बात ध्यान से देख सकते हो कि साइज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है साइज? रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको फर्टिलाइज करना है, ज्यादा वेट लेके दौड़ के कुछ फायदा नहीं है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म ऐसे भी बहुत ज्यादा लगने वाला तो है नहीं, ठीक है, इसका रूल ज्यादा नहीं है। तो बॉडी ने या फिर नेचर ने कुछ ऐसा प्रोसेस डेवलप किया है कि जो रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म है स्पर्म से वो निकल जाए, ताकि अल्टीमेटली आप देख सकते हो स्पर्म के अंदर की साइटोप्लाज्म एकदम कम है, और इसकी वजह से कम वेट के साथ ये तेजी से दौड़ सकता है, ठीक है, और वो भी कम से कम एनर्जी यूज की, क्योंकि अगर बॉडी का साइज ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी दौड़ने के लिए। बॉडी का अगर वेट कम होगा तो कम एनर्जी में भी वो तेजी से दौड़ सकता है, ठीक है। तो नेचर ने एक ऐसा प्रोसेस हमको दिया है कि जो स्पर्म है वो हर एक स्टेज में, जब वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, हर एक स्टेज में रिमूवल ऑफ एक्सेस साइटोप्लाज्म विल बी देयर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हो कि फ्लैजेलम डेवलप हो रहा है, एक्रोसोम भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज में आप देखोगे कि साइटोप्लाज्म और कम हो गया और अपना फ्लैजेलम और लंबा हो गया, ठीक है। एक्रोसोम कैप और बढ़ रही है, ओके, और ये इलोंगेटेड शेप ले रहा है, वापस से इलोंगेटेड शेप ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो कि ये इसको हम हेड पार्ट बोल सकते हैं, इसको नेक पार्ट बोल सकते हैं, इसको मिडल पीस बोल सकते हैं, इसको टेल बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अपन इसको अभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वापस से एक और स्टेज होगी जहां पे फिर अल्टीमेटली और एक्सेस साइटोप्लाज्म जो ये वाला है ये निकल जाएगा, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली फाइनल स्ट्रक्चर ये मिलेगा अपन को, जिसके अंदर एक्रोसोम कैप अभी हम टोटली देख सकते हैं जो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है, और हम ये स्पर्म को डिवाइड भी कर सकते हैं इनटू इट्स पोर्शंस और रीजन्स। हेड, मिडल पीस, यहाँ पे नेक होगा, ठीक है। नेक क्या करेगा? हेड और मिडल पीस को कंबाइन करेगा, और फिर ये नीचे है टेल या फिर फ्लैजेलम, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि गोल्जी एपैरेटस भी है, जो पिछले वाले डायग्राम में विजिबल नहीं था, गोल्जी एपैरेटस भी होगा। और एक बात ध्यान में रखना है कि अपना जो एक्रोसोम है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी एपैरेटस, ठीक है। तो ये आप नोट करके रख देना। उसके अंदर सेंट्रियोल्स भी होंगे, ठीक है, ये पिछले वाले डायग्राम में नहीं था, तो ये डायग्राम में भी कुछ
पॉइंट्स आप देख सकते हो, सेंट्रियोल्स भी हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गए, और जैसे जैसे स्पर्म बनेगा वैसे वैसे आप देख सकते हो कि ये जो रैंडमली डिस्पर्स माइटोकॉन्ड्रिया है ये अभी स्पाइरली अरेंज हो गए, स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये स्पाइरली अरेंज्ड, ये स्पाइरली अरेंज्ड, ओके। फिर इसमें एक और बात है कि इसमें जो सेंट्रियोल्स हमने दिखाया था, और आपको पता है कि ये सेंट्रियोल्स, ये दो सेंट्रियोल जो है वो सेंट्रोजोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, सेंट्रोजोम के अंदर एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। तो न्यूक्लियस जो कि यहाँ पे है उसके पास वाला, न्यूक्लियस के पास वाला कौन है, न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्गेनल होगा उसको अपन बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो न्यूक्लियस के पास वाला सेंट्रियोल कौन है, ये ऊपर वाला, उसको अपन बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, विच इज लोकेटेड क्लोजर टू न्यूक्लियस, ठीक है। और डिस्टल वाला जो न्यूक्लियस से दूर है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, उसको हम बोलेंगे डिस्टल। तो एक बात ध्यान में रखना है कि जो एक्सियल फिलामेंट है वो इससे बनती है, डिस्टल सेंट्रियोल्स फ्रॉम एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया देखो स्पाइरली अरेंज्ड है, देख सकते हो स्पाइरली ऐसा वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अगर आपने इमेजिन किया उसको। तो एक्सियल फिलामेंट किससे बनेगा बताओ, सेंट्रियोल मतलब आपको एक बात क्लिक हो जानी चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। फिर स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो आपको पता ही है, अगर आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, स्पर्म मोटिलिटी इज बेस्ड ऑन एक्टिव स्लाइडिंग, ठीक है, पावर्ड बाय डाइनिन मोटर प्रोटीन, ठीक है। तो डाइनिन ये सब के स्ट्रक्चर में अपन डिटेल में नहीं जाएगा अभी, वो सेल बायोलॉजी में पड़ेगा। तो डाइनिन एक मोटर प्रोटीन है, किसका, माइक्रोट्यूब्यूल का। डाइनिन मोटर प्रोटीन क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल कैन स्लाइड, ओके। और ये माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होगा, अपन को क्या मिलेगा, एक्सियल फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है, माइक्रोट्यूब्यूल ये भी लिख सकते हो, माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, इसके वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट, ओके, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो कि टेल के थ्रू आउट द एंटायर लेंथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये ऐसा अगर मैं रेड से इसको दिखाऊं आपको, तो ये थ्रू आउट द लेंथ आपको एक्सियल फिलामेंट देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। और फिर कुछ पोर्शन जो है वो एक्सपोज भी है बाहर, तो जो एक्सियल फिलामेंट का पोर्शन बाहर एक्सपोज है उसको हम एंड पीस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन ने देख लिया कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल कैसे दिखता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल में अगर आपने देखा तो सेंट्रियोल के अंदर आपको ये टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, कौन सा है, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसके बारे में आप फेमिलियर हो गए आई होप। कैसा है ये देखो, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन स्पर्म। ये हालांकि सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं पड़ेगी। डाइनिन मोटर प्रोटीन ऐसा ही इसमें दिखेगा, और ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल अंदर दिखेगा, और ये भी एक पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अगर इसको आप ऐसा ये सेक्शन लोगे आप ऐसा काट के, और इसको अगर आप देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर जो बीच में है, ये 9+2 अरेंजमेंट आप देख सकते हो। नेक्सिन प्रोटीन इज लिंकर प्रोटीन, जो दो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल को लिंक कर रहा है, ऐसा ऐसा। ये टोटल कितने हैं, 9, अंदर कितना है, 2, तो 9+2 हो गया वो, ठीक है।
अंदर वाले को दो अलग अलग काउंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो वो डबलेट फॉर्म में नहीं है, वो एक माइक्रोट्यूब्यूल दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा है। आउटर डाइनिन आर्म्स, डाइनिन क्या है? मोटर प्रोटीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। वो क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसको? स्पर्म को, ठीक है। और फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया इसमें, और ये एक्सोनिम है। एक्सोनिम मतलब क्या? लिंकर प्रोटीन जो कि नेक्सिन है, मोटर प्रोटीन और माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब मिला के एक्सोनिम बनेगा, ठीक है। और क्या है? चलो इतना ही। तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस की। यहाँ पे फुली फंक्शनल और मोटाइल मेल गैमेट तैयार हो गया। लेकिन आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस अपना जो स्पर्म हेड है वो फिर भी हमको देखने को मिलता है कि इट बिकम एम्बेडेड इन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। तो हम ये देख सकते हैं कि स्पर्म हेड जो है वो एम्बेडेड है इन सर्टोली सेल, और फिर वो रिलीज किया जाता है फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। इन स्पर्मिएशन रिमूवल ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम स्पर्म विल आल्सो अकर, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ साइटोप्लाज्म जो अपन बोल रहे थे वो भी स्पर्मिएशन का ही प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कि ये तो स्पर्मेटोगोनियम हो गए, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर सेकेंड मियोसिस होने के बाद अपन को मिलेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, समझा? और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 1 चलेगा, मियोसिस 1, और बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2 चलेगा और अपने को मिलेगा स्पर्मेटिड। कितने बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड, जो कि हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये कैसा है? ये डिप्लॉइड है। ये कैसा है? ये डिप्लॉइड। अभी आप एक बात यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक है, स्पर्मेटिड जो है वो तो बन गया, लेकिन ये स्पर्मेटिड अगर आप यहाँ पे देखोगे पर्टिकुलरली, आप ये देखो सर्टोली सेल के साथ ये स्पर्म का हेड एम्बेडेड है, एम्बेडेड। उसके स्पर्म का हेड सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड। क्यों? क्योंकि ये सर्टोली सेल क्या करेगा? ये अपने स्पर्मेटिड को नरिश करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जब तक नरिशमेंट कंप्लीट नहीं होता तब तक अपना स्पर्म का हेड सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड रहेगा। जैसे ही नरिशमेंट खत्म हो जाए या फिर नरिशमेंट कंप्लीट हो जाए, तो आप देख सकते हो कि ये जो स्पर्मेटिड्स है ये अभी बन जाएगी क्या? अपने स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। मतलब अभी ये फुली फंक्शनल है। फिर ये क्या करेंगे? ये दे विल माइग्रेट टू एपिडिडाइमिस, ठीक है। और वहां पे ये बहुत सारे स्पर्म से वो कलेक्ट होके सीमेन प्लाज्मा के साथ कंबाइन करके वो थिक सीमेन बनाएगी, ठीक है। और ये एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में या फिर और बाकी के मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो गए, उसके वजह से इनको और नरिशमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसका रोल। तो एक बात ध्यान में रखना कि स्पर्मियोजेनेसिस के तुरंत बाद ये स्पर्म्स माइग्रेट नहीं होता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद एक स्टेज और देखी जाती है कि स्पर्म हेड इट विल कंबाइंड और इट विल एम्बेड इनसाइड द सर्टोली सेल, और जब नरिशमेंट पूरा हो जाएगा तब जाके स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, और वो स्पर्म अभी रेडी है टू माइग्रेट टू द एपिडिडाइमिस फॉर फर्दर नरिशमेंट एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन टू अकर, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो ये स्पर्म कहां पे जाएंगे? They will be released from seminiferous ducts, and the secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate are essential for the maturation and motility of sperm. The seminal plasma along with sperm constitute semen. इतना easy तो कोई नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। The function of male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormones like androgens, for example testosterone, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जैसे ही इंडिविजुअल प्यूबर्टी तक पहुंच जाएगा
तो देयर विल बी इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा एफएसएच। एफएसएच स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल सिक्रेट करेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को, जिसको हम एबीपी भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से और एक हार्मोन सिक्रेट होगा जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एलएच। एलएच विल स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स। ठीक है, लेडिक सेल क्या करेगा फिर, इट विल सिक्रेट एंड्रोजन। तो एंड्रोजन भी है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी है। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किसके ऊपर बाइंड करेगा, एंड्रोजन के ऊपर। ये दोनों की वजह से क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया बने थे वो इंक्रीज इन साइज दिखाएंगे टू बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हमने ग्रोथ फेज में ये देखा था कि सपोज वन ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम विल ग्रो इन साइज बाय एक्यूमुलेटिंग फूड। ग्रोथ कैसे हो रहा है, इनके वजह से, एंड्रोजन एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कैसे निकला, क्या हुआ, ये सब एक स्लाइड में आपको बता के रखा है मैंने। ठीक है, एकदम इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस कंडक्ट करने के लिए एक और फैक्टर लगता है जिसका नाम है SMF। इसका फुल फॉर्म है स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर। किसके लिए लगेगा, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, कहां से निकला है SMF। SMF क्या है, प्रोटीन है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच का सिक्रेशन किया, एफएसएच स्टिमुलेट किया सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल एक और फैक्टर रिलीज कर सकता है, दैट इज स्पर्म मैच्यूरेशन फैक्टर विच प्ले एन एसेंशियल रोल इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हमने देखा। और क्या है इसमें, चलो ये तो और आसान है, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। स्पर्म क्या है, स्पर्म का दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ, जो कि हैप्लॉइड मोटाइल मेल गैमेट्स, कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। जो हमने देखा, हेड इज रफली स्पेरिकल इन शेप। आप देख सकते हो ये कैसा है, रफली स्पेरिकल इन शेप है। ठीक है, रफली स्पेरिकल इन शेप है। एंटीरियर पोर्शन, एट द एंटीरियर एंड और एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस एक्रोसोम इज प्रेजेंट। कहां से डिराइव्ड है एक्रोसोम, कहां से बना है, गोल्जी एपरेटस से एक्रोसोम बना है। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द ओवम। समझा। तो अगर ये आप देखोगे यहाँ पे, तो ये है एंटीरियर एंड और ये है पोस्टीरियर एंड। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं रब करूं तो ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस के ऊपर कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के एंटीरियर सरफेस पे। एंटीरियर मतलब अबाव। ठीक है, या फिर इन फ्रंट ऑफ। तो न्यूक्लियस के इन फ्रंट ऑफ कौन है, एक्रोसोम। टेल क्या हो गया, पोस्टीरियर पार्ट या फिर पोस्टीरियर एंड ऑफ स्पर्म। नेक का सबसे आसान काम, इट विल कनेक्ट हेड टू मिडल पीस। तो हेड और मिडल पीस ये कनेक्ट कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हेड कैसा है, थोड़ा सा नैरो है। ठीक है, नेक हैज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, ये हमने देखा। एक्सियल फिलामेंट कहां से बनेगा, डिस्टल सेंट्रियोल से, जो आपको मैंने दिखाया था। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेंट्रियोल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ओवम। एक बात ध्यान में रखना है, ओवम के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और ओवम को भी सेल डिवीजन करना पड़ेगा बाद में, तभी जाके जो जायगोट है वो एम्ब्रियो बनेगा क्लीवेज दिखा के। तो फिर सेल डिवीजन कैसे होगा, अगर ओवम में सेंट्रियोल एब्सेंट है और सेंट्रियोल्स हमको चाहिए सेल डिवीजन होने के लिए, तो जैसे ही अपना स्पर्म ओवम के अंदर फर्टिलाइज होता है, वो स्पर्म में क्या होता है, सेंट्रियोल भी होता है। वो सेंट्रियोल चले जाएंगे अभी ओवम के अंदर, और वो सेंट्रियोल क्या करेंगे, सेल डिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, मिडल पीस आप देख सकते हो, इट इज स्लाइटली इलोंगेटेड एंड थिकर देन नेक पोर्शन ऑफ स्पर्म। नेक कैसा था, ये थिन था,
मिडल पीस कैसा है, ये रिलेटिवली थिक है, आप देख सकते हो इसका जो विथ है ये रिलेटिवली थिक है। नेक का देखो रिलेटिवली एकदम छोटा सा इसका विथ है, ठीक है। मिडल पीस है स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, आप देख सकते हो ये स्पाइरली अरेंज दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा स्पाइरल मैनर में इसका अरेंजमेंट आपको दिख रहा है अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पर्म मूवमेंट दैट इज विफ्लैश मूवमेंट टू अकर। तो जैसे कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। इनर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के 4 कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। टेल देखो, टेल क्या है, पोस्टीरियर पार्ट जो अपन अभी देखा, और ये भी कैसा है, नैरो है। मिडल पीस के बाद ये टेल देखो, ये कैसा है, ये भी नैरो है बहुत एज कंपेयर टू मिडल पीस, और ये लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग पार्ट। स्पर्म हैज एक्सियल फिलामेंट जो कि बना है माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन से, और ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ टेल अपन देख सकते हैं, ये देखो ये पूरा टेल है, ठीक है। टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट इज एक्सपोज विच इज कॉल्ड एंड पीस। तो टर्मिनल फिलामेंट जो है एक्सियल फिलामेंट का, ये एक्सपोज्ड है बाहर, मतलब फिलामेंट शीट जो है, ये जो फिलामेंट शीट है इसके बाहर ये एक्सपोज्ड है। तो ये ऐसे टर्मिनली एक्सपोज एक्सियल फिलामेंट को हम बोलते हैं एंड पीस, ठीक है। दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ स्पर्म। और टेल का रोल है इन प्रोवाइडिंग मोटिलिटी। तो वो जो फ्लैजेला है वो विप्लैश मूवमेंट दिखाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर वो मोटिलिटी मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल के जो डाइनिन प्रोटीन्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए। सो एक्टिव स्लाइडिंग ऑफ स्पर्म इज बेस्ड ऑन द और इज पावर्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स मोटर प्रोटीन दैट इज डाइनिन मोटर प्रोटीन विच प्रोवाइड्स एनर्जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे देख लेने हैं कि द स्पर्म will swim by means of prominent flagellum composed of a core of microtubules whose sliding is powered by flagellar dynein. This array of microtubule and associated motor and linker protein is nexin protein is known as axonium. तो axonium का definition पता चल गया। Human male ejaculates about 200 to 300 million sperms per time. For fertilization to occur, 60% of sperms should have normal shape and size. तो ये 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म्स है उसमें से 60% जो स्पर्म्स इजेक्युलेट हो गए, सो 200 मिलियन के 60% या फिर 300 मिलियन के 60%, उनका शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए। और ये 60% स्पर्म्स में 40% स्पर्म शुड शो विगरस मोटिलिटी, ठीक है, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस अच्छे से चलना चाहिए वरना फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। Sperms released from the seminiferous ducts, secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation of and motility of sperms. ये बाकी के पॉइंट्स हमने देख लिए, ओके। ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा। अभी अपन देखेंगे oogenesis, जिसको हम follicular genesis भी बोलते हैं। oogenesis, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन किसका, oocyte का या फिर ओवम का। तो हम इसको बोलेंगे प्रोसेस फॉर्मेशन मैच्योर फीमेल गैमेट दैट इज ओवा और एग्स। तो जैसे स्पर्मेटिड होता है जो इमैच्योर मेल गैमेट होता है, वैसे ही एक ऑरेक्टम होता है, ये अपन ने देखा था। वैसे ही ऑरेक्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ऊटिड, ठीक है। स्पर्मेटिड क्या है, इमैच्योर मेल गैमेट, वैसे ही ये क्या है, इमैच्योर फीमेल गैमेट, समझा। तो स्पर्मेटिड मैच्योर होने के बाद अल्टीमेटली अपन को मिलेगा स्पर्म, वैसे ही ऊटिड मैच्योर होने के बाद अपन को मिलेगा ओवम और एग, समझा। हालांकि ये भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा, समझा, ओके। लोकेशन कहां पे होगा, ओवरी के अंदर। स्टेजेस क्या क्या चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन, सेम है ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। प्राइमोर्डियल जर्म सेल और प्राइमरी जर्मिनल सेल से ही शुरुआत होगा यहाँ पे भी। ये कैसे है, डिप्लॉइड, ये कैसे है, डिप्लॉइड, किसके, ओवरी के।
रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन दिखाएंगे टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ oogonia। oogonia से शुरुआत होगा अपना oogenesis का, तो हम इसको बोल सकते हैं गैमेट मदर सेल। इसका सेकेंड नाम क्या है? गैमेट मदर सेल। oogonia डिप्लॉयड है क्योंकि अभी तक मियोसिस नहीं चली है। अराउंड 400 मिलियन oogonia आर प्रेजेंट इवन बिफोर बर्थ। ये बात ध्यान में रखना। दिस oogonia आर अरेस्टेड इन प्रोफेस 1 स्टेज ऑफ मियोसिस 1। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते, समझा? नो मोर oogonia आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ। तो ये 4 मिलियन के बाद ना ही ये 4 मिलियन oogonia जो बर्थ से पहले ही प्रेजेंट है, उसके बाद और oogonia ऐड नहीं होंगे। इतने के इतने ही रहेंगे, ये 4 मिलियन के 4 मिलियन ही रहेंगे। जैसे ही इंडिविजुअल प्यूबर्टी रीच करे, ओनली 60 to 80,000 oogonia विल बी लेफ्ट। तो ये जो प्रोसेस है कि ये 4 मिलियन से 60,000 to 80,000 बन रहे, तो बाकी के डिजेनरेट हो गए। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रेशिया। फिर आएगा ग्रोथ फेज। जैसे ही इंडिविजुअल या फिर फीमेल या गर्ल प्यूबर्टी रीच कर जाए, देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सिक्रेट होगा फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देन वन ऑफ द oogonia विल ग्रो इन साइज। ठीक है, oogonia जो होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्पर्मेटोगोनिया। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर oogonia will grow in size and it will form primary oocyte। ये भी डिप्लॉयड है क्योंकि अभी तक मियोसिस तो चला ही नहीं। Each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells and it is called as primary follicle। ये हम देखेंगे अभी। प्राइमरी फॉलिकल फिर ग्रोथ दिखाएगा और फिर इवेंचुअली इट विल फॉर्म और बिकम सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया कि प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल के सराउंडिंग में कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स हो गए, जो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ये क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग जब ग्रेन्युलोसा सेल होगा और सिंगल लेयर होगा, तो उस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि ये प्राइमरी फॉलिकल है। ये प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अपन ये एक oocyte देख सकते हैं जो कि है प्राइमरी oocyte, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हो कि अंदर है oocyte, उसका ये न्यूक्लियस, प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस, ये है प्राइमरी oocyte। ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर आप देख सकते हो, ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर। ठीक है, एफएसएच क्या करेगा? इसको प्राइमरी फॉलिकल में ट्रांसफॉर्म करेगा, मतलब मैच्योर करेगा। प्राइमरी फॉलिकल में बस आप देख सकते हो कि ये जो शेप है ग्रेन्युलोसा सेल का, वो क्यूबॉइडल हो गया है। क्यूबॉइडल शेप ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, फिर वापस से एफएसएच इसको ट्रीट करेगा, क्योंकि अपन को पता है 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 28 डेज में एक एग निकलेगा। ठीक है, या फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट निकलेगा, सेकेंडरी oocyte निकलेगा, सॉरी। तो एफएसएच से ये प्राइमरी फॉलिकल फिर अल्टीमेटली सेकेंडरी फॉलिकल में ये मैच्योर होगा। सेकेंडरी फॉलिकल में आपको थीका सेल्स देखने को नजर आएगा। ठीक है, और टर्शियरी फॉलिकल, इसके बाद जो एफएसएच है ये क्या करेगा? टर्शियरी फॉलिकल में इसका कन्वर्जन करेगा। अर्ली एंट्रल या फिर इसको हम बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। ओके, यहां पे आपको कुछ एक स्पेस देखने को नजर आएगी, इसको बोलते हैं एंट्रम। ये बहुत वेल डेवलप तो नहीं होती है थर्ड फॉलिकल तक। ओके, उसके साथ साथ कुछ आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे। ये थीका सेल कुछ लेयर्स दिखाएंगे। एक्सटर्नल वाले को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और ये इंटरनल लेयर जो है, क्योंकि ये थीका सेल दो टाइप की लेयर बनाते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। इंटरनल वाले को बोलेंगे थीका इंटरना। समझा? और ये एंट्रम क्या है? एंट्रम इज फ्लूइड फिल्ड वेसिकल। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी हम बोल सकते हैं उसको, वेसिकल से अच्छा कैविटी बोलो।
और आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, ये आप देख सकते हो प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स होता गया, या फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर बढ़ती गई। यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कुछ जोना पेल्यूसिडा भी देखने को मिलेगा, जो ये डायग्राम में अच्छे से दिखाया नहीं है, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा, यहाँ पे आप लिखो फर्स्ट अपीयर इन सेकेंडरी फॉलिकल। इन टर्शरी फॉलिकल ये जोना पेल्यूसिडा बिकम मोर प्रोमिनेंट, आप लिख सकते हो जोना पेल्यूसिडा मोर डेवलप्ड, ठीक है, समझाइए। और यहां पे भी आप देख सकते हो प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। फिर प्राइमरी फॉलिकल में ये ग्रेन्युलोसा सेल्स का क्यूबॉइडल इसमें कन्वर्जन हो जाएगा इसका शेप ग्रेन्युलोसा सेल्स का। फिर एफएसएच की मदद से और सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। इसमें आप देख सकते हो ग्रेन्युलोसा सेल्स की कितनी सारी लेयर्स है, ठीक है। फिर एंट्रल फॉलिकल होगा, ठीक है, जो कि है टर्शरी फॉलिकल। तो ये टर्शरी फॉलिकल भी इसको हम बोलते हैं। इसमें एंट्रम फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ये ऐसे फ्लूइड फील्ड कैविटीज, और कुछ एक मास होता है। ये सेल्स यहाँ पे जो होते हैं इसको अपन बोलते हैं क्यूमुलस सेल्स। इसका फंक्शन होता है अपना उस साइड का मैच्योरेशन और फॉलिकल का मैच्योरेशन, ठीक है। क्यूमुलस सेल्स उस साइड एंड फॉलिकल मैच्योरेशन, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिर ये टर्शरी फॉलिकल तक अपन ने देख लिया है, ओके, टर्शरी फॉलिकल तक देख लिया है, टर्शरी फॉलिकल तक देख लिया अपन ने। और ये से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, इनके अंदर कौन है, प्राइमरी oocyte, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है अपन को, ओके। यहां तक अपन ने देख लिया। फिर आएगा मैच्योरेशन फेज। तो ये प्राइमरी oocyte है जिसके सराउंडिंग में बहुत सारे जिसके सराउंडिंग में जोना पेल्यूसिडा है, उसके सराउंडिंग में ग्रेन्युलोसा सेल्स है, उसके सराउंडिंग में ठीका इंटरना है, उसके सराउंडिंग में ठीका एक्सटर्ना है। तो ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये क्या करेगा, अभी जाके ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा। पहले आपको ये पता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, प्रोफेस 1 और मियोसिस 1 में ये अटक चुकी है बर्थ से पहले ही। अभी अगर इसने मियोटिक डिवीजन दिखाई तो प्राइमरी oocyte से 2 सेल्स बनेगी, ठीक है, दोनों हैप्लॉइड होगा। लेकिन यहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन है ये अनइक्वल होता है, ठीक है। तो 2 सेल बनेंगे, एक है लार्ज, अनइक्वल होने की वजह से एक सेल का साइज लार्ज, एक सेल का साइज स्मॉल। लार्ज वाले को हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte जो है हैप्लॉइड, स्मॉल वाले को बोलेंगे हैप्लॉइड फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का एज सच कोई रोल नहीं होता है, ये बाद में डीजनरेट हो जाता है। अनइक्वल डिवीजन का रोल ये है कि इट विल प्रोवाइड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ज्यादा से ज्यादा फूड मिल सके एम्ब्रियो के लिए, इसलिए हम अनइक्वल डिवीजन करते हैं या फिर बॉडी के अंदर चलता है, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, क्योंकि ये सेल से ही तो एक लार्ज सेल बनेगा और एक स्मॉल सेल बनेगा। तो जो साइटोप्लाज्म होगा भैया, तो ये साइटोप्लाज्म इसका ही तो होगा इसके अंदर, और ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। हम ये एफोर्ड नहीं कर सकते कि ज्यादा साइटोप्लाज्म जो न्यूट्रिएंट रिच है वो वेस्ट जाए, इसलिए हमें अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म का। सब नेचर का कमाल है ये, ठीक है। अभी टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन दिखाई किसने, प्राइमरी oocyte ने। तो वो डिवीजन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये टर्शरी फॉलिकल क्या होगा, इट विल बिकम मैच्योर टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। कौन करेगा, LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आगे देखेंगे अपन। तो टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गई, ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte किस में प्रेजेंट है, ग्राफियन फॉलिकल। इट विल फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा, जो कि होती है नॉन सेल्यूलर, तो ये बात ध्यान में रखना। ग्राफियन फॉलिकल विल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, बराबर है।
by ovulation process, secondary oocyte will now pass the fallopian tube. All the follicles can secrete एस्ट्रोजन हार्मोन. ये भी याद रखना है, चाहे वो प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, ग्राफियन फॉलिकल हो, ऑल दिस फॉलिकल्स कैन सिक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन. ठीक है. It is important to know that the secondary oocyte which is present in fallopian tube is also arrested at metaphase 2. वापस से अरेस्ट हो गए मेटाफेज 2 स्टेज ऑफ मियोसिस 2 में. ठीक है. तो ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 इसका कंप्लीट नहीं हुआ है. तो इसके दो केसेस बनते हैं. एक तो फैलोपियन ट्यूब में अपना स्पर्म पहुंच जाए और वो ओवम के साथ फर्टिलाइज कर जाए, सॉरी सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज कर जाए. ठीक है. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte से अभी मियोसिस जो अटक चुकी है मेटाफेज 2 में वो स्टार्ट हो जाएगी. और फिर यहां से दो चीजें बनेंगे अगेन बाय अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. लार्ज सेल इज नोन एज ओवम और मैच्योर मेल फीमेल गैमेट, और सेकेंड इज नोन एज स्मॉलर सेकेंड पोलर बॉडी जो कि हैप्लॉइड होती है. समझा आपको? ओके. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब अपने स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में गए ही नहीं, तो वो जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं दिखाएगी. इट विल बी अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 स्टेज इटसेल्फ. और फिर अपना जो सेकेंडरी oocyte है वो डीजनरेट हो जाएगा और उसकी वजह से सेकेंडरी oocyte विल नॉट शो एनी मियोटिक डिवीजन एंड वी विल नॉट गेट एनी ovum and second haploid polar body. ठीक है. नो ovum और मैच्योर फीमेल गैमेट विल बी फॉर्म. खत्म. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो अल्टीमेटली ये जो रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन कौन कॉज करवाएगा? LH. ठीक है. तो ग्राफियन फॉलिकल से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है. ये क्या है? सेकेंडरी oocyte. तो ये सेकेंडरी oocyte आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले डायग्राम में कि ये ओवरी के अंदर से ये सेकेंडरी oocyte निकला, ये गया यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर. तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मैं ये उसको येलो कलर से दिखाता हूं. तो ये जो स्पर्म्स है तो ये स्पर्म अगर यहाँ पे पहुंचा और इसने अगर इसको फर्टिलाइज किया तो जाके इसका सेकेंड मियोसिस चलेगा. समझा आपको? तो जाके सेकेंड मियोसिस चलेगा और तो जाके सेकेंड मियोसिस चलेगा और तो जाके अपने दो सेल बनेंगे. एक होगा सेकेंड पोलर बॉडी और एक होगा अपना ओवम. दोनों हो गए हैप्लॉइड. कितना आसान है. अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में नहीं गया तो सेकेंड मियोसिस नहीं होगा. सेकेंडरी oocyte विल बी arrested in the metaphase 2 stage itself and there will not be any formation of ovum and second polar body. खत्म. ठीक है. ग्राफियन फॉलिकल को अपन प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल भी बोलते हैं. ठीक है. समझा? रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन oogenesis. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? LH को सिक्रेट करेगा. ठीक है. तो जब फीमेल प्यूबर्टी में पहुंच जाएगी तभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलेगा या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा. तो जब फीमेल प्यूबर्टी तक रीच हो जाए तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को जाके सिक्रेट करेगा. इसके वजह से ओव्यूलेशन होता है. ठीक है. हालांकि FSH भी लगता है लेकिन मेजरली इसका काम होता है ओव्यूलेशन करवाना. FSH का काम होता है मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन. ठीक है. ऐसा काम होता है FSH का. और ग्राफियन फॉलिकल को बस्ट करवाना, रप्चर करवाना कौन करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें से 14 डे पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है. ठीक है. जिसकी वजह से अपना सेकेंडरी oocyte अभी ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाके रुक जाता है. ठीक है.
ये सेकेंडरी oocyte होता है इन अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 स्टेज ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, अभी ये जो चीजें हैं ये अभी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं। अभी ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, ठीक है, और अभी आपको पता है ओव्यूलेशन तो अभी अभी हुआ है, 14 डे पे हुआ है, एलएच का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। एलएच क्या करता है, ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसको वो मेंटेन करके रखेगा और उसको वो प्रोलिफरेट करेगा इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का कलर होता है येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिन प्रोटीन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का रोल क्या होता है, टू सिक्रीट इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन एक्सेट्रा। समझा आपको? तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि है डकलेस, और ऊपर से वो हार्मोन्स को भी सिक्रेट कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉर्पस ल्यूटियम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर ऐसा तो होगा नहीं कि 28 के 28 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ है, हर एक दिन तो ओव्यूलेशन हो नहीं सकता। तो ऐसा एक स्टेज आएगा कि अभी ओव्यूलेशन अभी अभी हुआ है, फिर कुछ दिन बाद या फिर एक हफ्ते बाद वो एलएच का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे वापस से कम होने लग जाएगा। जैसे ही वो कम हो जाए, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इट विल डीजनरेट एंड फॉर्म कॉर्पस अल्बाइकन्स। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया और ये बन गया अभी कॉर्पस अल्बाइकन्स। कॉर्पस अल्बाइकन्स जो कि ये है, इसका कलर होता है व्हाइट। और ये कॉर्पस अल्बाइकन्स जो या फिर कॉर्पस ल्यूटियम के बाद जो डीजनरेट होके कॉर्पस अल्बाइकन्स बनाए हैं, इसको फिर हटाया जाएगा बॉडी के अंदर से बाय मैक्रोफाजेस। ठीक है, वो उसको खा जाएंगे। तो ये अपन ने देख लिया पूरा का पूरा oogenesis अलॉन्ग विथ फॉलिकल। ठीक है, सारा कंप्लीट हुआ, सारा खत्म। ठीक है, और ये कुछ एक डायग्राम है, यहां से भी आप समझ सकते हो इसको, जो अपन ने देखा ये वही है। ओके, तो इतना ही पढ़ना है आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मिलता है तो सॉल्व करने का कोशिश करो। मुझे लगता है सिर्फ डीबीटी में इसके ऊपर क्वेश्चन आया होगा, या फिर अगर पार्ट बी में आया होगा तो सीएसएम नेट में आया होगा। ठीक है, तो वो आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, बहुत ईजी वाले है वो। मैं वो जानबूझ के इसमें सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए रखा हूं मैं वो। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गैमेटोजेनेसिस पे मिलते हैं वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।